कनाडा ने जो स्टडी वीज़ा में चेंजेस की हैं वो सारी की सारी टेम्परेरी हैं। जी हाँ, टेम्परेरी हैं। कनाडा एक परमानेंट सिस्टम लेके आ रहा है। जैसे अभी एसडीएस कैटेगरी चल रही है, उसी तरीके से इसको रिप्लेस करने के लिए कनाडा ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क लेके आ रहा है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली ये ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के है क्या, इसको कब से लागू करने जा रहे हैं, कैसे लागू करने जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये कैसे कनाडा की जो स्टडी वीज़ा का लैंडस्केप है उसको शेप करने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कनाडा में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने वाले हैं, तो इस फ्रेमवर्क के बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है। तो बात करते हैं ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क की। हालांकि इसकी बात जो है वो 23 से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस चीज़ के लिए अभी IRCC या वहाँ की गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। इसीलिए ये जो टेम्परेरी मेजर की गई, जब ये फ्रेमवर्क जो है, जहाँ ये जो प्लान इनका है ये पूरा हो जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसका नाम यही रखा जा सकता है, जहाँ किसी और नाम से भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जरूरत क्यों पड़ी। इसके 3 मोटे मोटे रीजन हैं। सबसे पहला, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं पे जो है प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गया था, और सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है। सर्विस स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि कनाडा में आपकी फाइल को कितना टाइम लगना है, कितने टाइम में प्रोसेस हो सकती है मिनिमम, तो वो भी बढ़ गया था। जो एक रीज़न ये है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स की इस टाइम पे प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, हाउसिंग की दिक्कत है वहाँ पे स्टूडेंट्स को। इसके अलावा स्टूडेंट जो है फाइनेंशियल हार्डशिप से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई बहुत हो गई है। और स्टूडेंट ने अब तक जो है, जैसे GIC 10,000 था या वट जो भी था, तो वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम है। तो वो स्टूडेंट हार्डशिप को ध्यान में रखते हुए, उसकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ये जो नया फ्रेमवर्क है ये लेके आ रहे हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब तक जो पोस्ट स्टडी वर्क वाला जो आपको आपकी स्टडी के बाद मिलता है, वो इन्होंने जो वहां पे डिमांड में ऑक्यूपेशन उसके साथ अलाइन करना है। सपोज कर लिए वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी वीज़ा को अलाइन किया जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी वहाँ पे डिमांड में है, जिन वर्कर्स की वहाँ पे ज़रूरत है, तो उसी तरीके से जो स्टडी वीज़ा को चलाया जाएगा। तो ये 3 मोटे रीज़न है। इसकी वजह से एसडीएस को रिप्लेस करके ये नया सिस्टम आने वाला। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली SPP की तरह हो गया। एसडीएस से पहले SPP स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम होता था, जिसमें 47 कॉलेजेस ऐसे थे पूरे कनाडा से कि जिनको उस कैटेगरी में रखा गया था। अगर आप उन 47 कॉलेजेस में किसी में एडमिशन लेते तो आपकी SPP कैटेगरी के अंडर फाइल लगती, जिसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट थी और जिसका रिजल्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था नॉन SPP से। तो उसी तरीके से अब ये ट्रस्टेड फ्रेमवर्क के अंडर कुछ इंस्टीट्यूशंस को लेके जाएगा, उसकी एक लिस्ट बनेगी। तो उन इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनको प्रोसेसिंग टाइम में भी प्रायोरिटी दिया जाएगा, जल्दी उनकी फाइल प्रोसेस होगी। और दूसरा, कहीं ना कहीं पे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पीछे का कनाडा इमिग्रेशन का, तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जहाँ अदर जो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसको स्ट्रक्चर किया गया है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद उस लिस्ट को जारी किया जाएगा। आप अगर उन कॉलेज यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट में आते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, उनका क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें मोटा मोटा 5-6 कंडीशंस उन्होंने रखी है। जो भी इंस्टीट्यूशन इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, इनकी पूरी जो उनके पास होगा सारा कुछ, तो उनको इस लिस्ट में रखा जाएगा। सबसे पहले जो रिटेंशन रेट है, वहाँ पे एक स्टूडेंट किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, तो वो अपने प्रोग्राम में 1 साल के बाद, क्या उसने कोई प्रोग्राम लिया, उसने छोड़ तो नहीं दिया, वो रिटेन रहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की ड्रॉप रेशो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट जहाँ से चले जाते हैं वहाँ पे जाके कॉलेज चेंज कर लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने रखा है कि क्या वो स्टूडेंट 1 साल के बाद भी सेम प्रोग्राम में पढ़ रहा है। दूसरा, स्टूडेंट कितने % स्टूडेंट अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने अपना प्रोग्राम विद इन टाइम पीरियड, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल में कंप्लीट किया, अगर 1 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल में कंप्लीट किया, उसकी परसेंटेज निकालेंगे। वो भी एक फैक्टर होगा जिसकी जो इस चीज़ की वजह बनेगा कि वो इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद उसका टोटल रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट से कितना आता है, इसको हमें समझे कि ये इसलिए रखा गया है कि
इससे पता चल सके कि डोमेस्टिक स्टूडेंट वहाँ पे कितने पढ़ते हैं। अगर उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटली इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं पे वो इंस्टीट्यूशन सही नहीं है। अगर उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो उनके पास कमाई है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ही आ रही है और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स से भी आ रही है तो कहीं ना कहीं पे उसको लिस्ट में प्रेफरेंस दिया जा सकता है। इसके बाद स्कॉलरशिप कितनी वो देते हैं, पर ईयर पैसे वो इकट्ठे करते हैं, स्टूडेंट्स को चार्ज करते हैं फीस, लेकिन उनमें स्कॉलरशिप्स कितनी बांटते हैं, कितने स्टूडेंट्स को अलग अलग जो कनाडा की स्कॉलरशिप्स के अंडर वो जो है पैसा वापस देते हैं या ट्यूशन में उनकी कमी करते हैं। इसके बाद अकोमोडेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है तो नेचुरली है जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट उन्होंने एडमिशन दिया है उनको अकोमोडेट कर पाएंगे, उनके रहने का अरेंजमेंट कर पाएंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको एक लिस्ट में रखा जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट टीचर रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी हम एडमिशन लेते हैं, कहीं पे भी हम पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तय करता है। तो स्टूडेंट टीचर रेशो कितनी है, कितने स्टूडेंट के पीछे एक टीचर आता है, क्या 10 स्टूडेंट्स को एक टीचर मिला है, 20 स्टूडेंट को एक टीचर मिला है। तो स्टूडेंट जो टीचर रेशो है ये एक बड़ा रोल प्ले करेगी कि इस लिस्ट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये डिसाइड किया जाएगा कि वो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता कि नहीं बन सकता है। तो जब ये लिस्ट रेडी हो जाएगी तब इसको जारी कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इस टाइम पे अगर मैं किस स्टेज पे ये है तो पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और उसको फिल्टर किया जा रहा है। ये जो मैंने आपको फैक्टर बताए, इस फैक्टर जो है सारी जगह पे देखे जा रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज जो है इन फैक्टर्स पे खरा उतरता है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एसडीएस की रिप्लेसमेंट जो है ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क वो आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि उन्हें पता चल सके कि आने वाले टाइम में कनाडा जो है अपने स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम में, वीज़ा प्रोग्राम में कितनी बड़ी चेंजेस लेके आ रहा है। वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।